नेपाल में कौन सत्ता संभालेगा, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन अगर सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी गई तो क्या होगा? कैसे नेपाल और भारत के रिश्ते रहेंगे? सुशीला कार्की कैसे बनी नेपाल की अंतरिम पीएम पद की पसंद? सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। संसद की इमारत से लेकर पूरी व्यवस्था तक ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का चेहरा बदल रहा है और जनता असमंजस में है कि स्थिरता की गारंटी कौन देगा। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प ये कि अपने पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर साफ संदेश दिया कि नेपाल की दिशा भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत सहयोग की होनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क रिश्ते गहराई से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में कार्की का नाम उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ। पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। सुशीला कार्की की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी भारत से जुड़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उस दौर में नेपाल के उभरते हुए युवा नेता थे। यानी कार्की के विचार और दृष्टिकोण की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। भारत नेपाल रिश्तों को समझने वाले रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। नेपाल की जनता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है पड़ोसी स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत के पूर्व राजदूत रंजीत रे साफ कहते हैं कि भारत जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और नेपाल में जो भी नया नेतृत्व आएगा उसके साथ काम करेगा। पॉलिटिकल फोर्स से भारत का संबंध है, तो सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत की तरफ से मुझे जो लगता है, दो तीन चीजें। एक, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्थायित्व हो नेपाल में। ओपन बॉर्डर है तो भारत के हित में भी है अगर नेपाल में स्थायित्व हो। दूसरा, नेपाल में भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे, जो लोग चाहते हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि यही नीति हमारी आगे भी चलेगी। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से रिश्तों को उतना मजबूत नहीं बना सकी जितना शेख हसीना के दौर में थे। लेकिन नेपाल में सुशीला कार्की का नाम एक अलग संदेश देता है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बैकग्राउंड और नजरिया भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि नेपाल की राजनीति के संकट में कार्की उम्मीद का दूसरा नाम बनकर उभर रही है। नेपाल में भड़का जेनजी आंदोलन थम तो गया, लेकिन उसकी आग ने राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। आज नेपाल में व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब हिल चुका है। ऐसे में नेपाल कब तक अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाएगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में मैन मेड त्रासदी,
आगजनी के तूफान के बाद थम गया नेपाल। नेपाल में जेन जी आंदोलन की आग तो शांत हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई है राख, खंडहर और बिखरी हुई व्यवस्था। जो मुल्क कभी अपनी शांत वादियों, ऐतिहासिक धरोहरों और लोकतंत्र की नई पहचान के लिए जाना जाता था, आज अफरा तफरी और गहरी अव्यवस्था की चपेट में है। राजधानी काठमांडू की गलियों में अब भी धुएं की गंध तैर रही है। देश के जो ऐतिहासिक ढांचे कभी नेपाल की शक्ति, न्याय और आधुनिकता के प्रतीक थे, अब सिर्फ टूटे पत्थरों और काली दीवारों की गवाही दे रहे हैं। ठप हुई नेपाल की व्यवस्था। आंदोलन के बाद नेपाल की व्यवस्था ठप है। संसद भवन ध्वस्त होने और पीएम आवास जल जाने के बाद सत्ता का असली ठिकाना ही खो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही अराजकता को हवा दे चुका है और अब राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि नई सरकार कब और कैसे बनेगी। कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भी असर साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई आगजनी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें राख हो गईं। पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में न्याय की गुहार लगाने के लिए आम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नजर आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये अर्थव्यवस्था पर चोट से कंगाली के कगार पर नेपाल। आर्थिक मोर्चे पर भी नेपाल हिल चुका है। हिल्टन होटल और अन्य प्रमुख कारोबारी ठिकानों के जलने से पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगा है। विदेशी निवेशक और पर्यटक फिलहाल नेपाल से दूरी बनाए हुए हैं। व्यापार मंडलों के मुताबिक अरबों रुपए की संपत्ति सिर्फ कुछ दिनों में राख हो चुकी है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। ये नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। बीमा कंपनियों और बैंकर्स का मानना है कि ये नेपाल के लिए सबसे खराब दौर है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन और नेपाल राष्ट्र बैंक मिलकर नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं। जेन जी के आंदोलन से बढ़ी आम लोगों की मुसीबत। सबसे बड़ी चोट आम नागरिकों को लगी है। हजारों लोग जिनकी रोजी रोटी उन इमारतों और दफ्तरों से जुड़ी थी जिन्हें आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, अब बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था। काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। नेपाल अब एक चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जन आक्रोश की राख है तो दूसरी तरफ एक नई सुबह की तलाश। सवाल यही है कि क्या नेपाल अतीत के खंडहरों से उठकर फिर से लोकतंत्र और स्थिरता की तरफ लौट पाएगा, या फिर ये संकट लंबे समय तक देश की आत्मा को यूं ही झुलसाता रहेगा। और चलिए अब बात बेंगलुरु की करते हैं। दरअसल बेंगलुरु में एक बार फिर नामकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। यहां एक मेट्रो स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बदलकर सेंट मैरी रखने का प्रस्ताव रखा गया और इसके बाद कर्नाटक से महाराष्ट्र तक सियासी पारा हाई हो गया। देखिए रिपोर्ट।
बेंगलुरु में एक बार फिर नाम बदलने की कहानी पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से बदलकर सेंट मैरी रखने का प्रस्ताव सामने रखा गया, जिसका असर ये हुआ कि कर्नाटक से महाराष्ट्र तक सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ। इस पूरे विवाद पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। We will just discuss it. There is a request. There is nothing wrong in the request. We will take up a call on that. बेंगलुरु के शिवाजी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने वाले इस प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़क गए हैं। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मराठा प्रतीक का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांचा अपमान करण्याचं काम हे कर्नाटकची काँग्रेस सरकार करते, याचं मला दुःख आहे, पण मला याचं नवल वाटत नाही। कारण छत्रपती शिवरायांना अपमानित करण्याची परंपरा ही काँग्रेसमध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतानापासून आहे। उद्धव गुट ने भी कर्नाटक कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की है और शिवाजी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को गलत बताया है। सिद्धारमैया जी, आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य हैं, उस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही रखिए। ये हमारी भावना से जुड़ा मामला है, हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। आप हमारी भावनाओं का सम्मान कीजिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने की कोशिश करोगे तो रास्ते पर उतरेगा। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से आज अखंड हिंदुस्तान का वजूद है, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने का आप सोचोगे भी तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक की सरकार ये कान खोल करके सुन ले कि देश की जनता रास्ते पर उतरेगी और ये हम होने नहीं देंगे। नाम बदलने की इस राजनीति ने बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक राजनीतिक खींचतान को तेज कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार इसे स्थानीय मांग बताकर समझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति इसे अस्मिता का सवाल बना चुकी है। यानी आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है।